जो कुछ बची कुछ आज़ादियाँ थी वो भी हमारी छीन ली जाती। तो मैं तहे दिल से एक बार फिर मेरे ग्रामवासी, मेरे स्टेज पे आए हुए मित्र सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं आमंत्रित करूंगा स्टेज पे दीपक जी अरोड़ा आए और कुछ अपने शब्दों में विचार प्रकट करें, मेरे गाँव वालों को बताएं। ਜਦੋਂ कोरोना की महामारी आंदे पूरे जोरां ते सी, सैकड़ों हजारों ਇਹੋ ਜਿਹੇ वंचित लोग, वंचित वर्ग जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता सी, ਜਦੋਂ मेरे वर्गे मगरमच्छ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਪਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ। कोरोना के दौरान त्रस्त लोगों की अपने इस इलाके दे विच रज के ते दब के सेवा बाई जी हुणियां ने की। उस सेवा का जो भाव है, इंशाअल्लाह मैं दुआ करदा कि इन्हां नूं बड़ा वध चढ़ के मिले। इन्हां ने शहीद आजम भगत सिंह वैलफेयर ट्रस्ट का जो उलीकिया, जो ऑर्गेनाइज किया, सानूं इहो जिहे ऑर्गेनाइजेशनां की लोड़ आ ताकि हक ते सच की लड़ाई असीं बहुत अगे लैके जा सकीए। बाई दीपक अरोड़ा जी। होड़का गाँव वासियों व होड़का के जो युवा संगठन है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुला के इतना मान सम्मान दिया। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि आज जो है बहुत बड़ा दिन है। हमारे देश के वीर सपूत सरदार उधम सिंह जी की आज जो है आज के दिन उन्हें जो फांसी दी गई थी, तो आज का दिन बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। और ऐसे वीर सपूतों की वजह से हम आज इस खुले हुए ग्राउंड में या मैदान में बैठे हैं। इनके जैसे मेरे भाई ने बताया आपको, दोनों मेरे से पहले बोलने वाले जो वक्ता थे उन्होंने बताया आपको भी उनका योगदान क्या है हमारे देश के लिए। उनकी जो जीवनी है उससे हमें ये सीखना चाहिए भी कोई इंसान अपने आप को कमज़ोर ना समझे। जैसे मेरे भाई ने बताया भी उनकी 1899 में उनका जन्म हुआ और 2 साल बाद में जो उनकी माता जी का देहांत हो गया, उसके बाद उनके पिताजी का देहांत हुआ और कुछ साल बाद में उनके भाई का भी देहांत हो गया। एक अनाथ बच्चा होने के बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया हमारे लिए, हमारे देश के लिए। तो ये छोटा बलिदान नहीं है, बहुत बड़ा बलिदान उनका, हमारा हम पे कर्ज है उनका। ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है ये। वो देश से बाहर भी रहे और 21 साल बाद उन्होंने अपना जो प्रण है उसको पूरा किया। मैं आपको बताना चाहूँगा, अनाथालय में पढ़ने वाला बच्चा जब जलियांवाला बाग में 1919 में जनरल डायर ने जब आंदोलनकारी जो थे उनको मारा गया उनको, तो तकरीबन 15 या 20 मिनट के अंदर तकरीबन 3000 लोगों की जो है बलिदान हुआ। और उस टाइम वो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने लोगों को पानी पिलाने का कार्य कर रहे थे। उन्होंने उस टाइम शपथ ली भी मैं इसका बदला लूँगा। उसके बाद वो जब अमेरिका से लंदन गए और 21 साल बाद में उन्होंने जो अपना जो है ये बलिदान जो है अपना जो उन्होंने प्रण लिया था वो पूरा किया। जनरल डायर था जो बहुत ही क्रूर इंसान था जो, और जब उसने जलियांवाला बाग में जब उसने ये कांड किया, जब उसने ये लोगों को जब मारा, तो उसकी वजह से उसे अंग्रेज सरकार ने उसे प्रमोट करके लंदन भेज दिया। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलता हुआ मैं यही कहना चाहूँगा आपको भी, एक जो अनाथ बच्चा था जिसके माँ बाप नहीं थे, जिसके पास पैसे की कमी थी और वो इतना बड़ा काम कर सकता, हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो मैं आप सभी से कहूँगा भी ये बहुत बड़ा बलिदान उनका, बहुत बड़ा उन्होंने हमारे लिए काम किया, देश के लिए किया है। हम उनके पद चिन्ह पर चलें, उन जैसे बनने की कोशिश करें। आज छोटे छोटे बच्चे हमारे बैठे हैं बीच में हमारे, तो हम भी इन्हें समझाएं, उनके बारे में पढ़ाएं, जिन्होंने देश के बारे में हमें हमारे देश के लिए बलिदान किया उनके बारे में उन्हें बताएं, ताकि ये युवा जो हमारे बच्चे हैं ये आगे बढ़ के उनकी तरह कार्य करें, ज़रूरतमंद की मदद करें, आप सभी सहायता करें। मेरे भाई ने कहा जैसे लॉकडाउन की बात करी, तो ये जो भी कुछ हुआ आप लोगों की सहयोग से, सहायता से हुआ। मैं अकेला नहीं कर सकता। आज भी मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ जुड़ें,
हम इकट्ठे हों, एक परिवार की तरह काम करें। अगर हमें कहीं दिखता है कोई ज़रूरतमंद है हमारा भाई तो उसकी मदद करें। तो मैं सभी गाँव वासियों का, इस युवा टीम का इस धन्यवाद करता हूं, उन्होंने जो मुझे मान सम्मान दिया। धन्यवाद। ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਹੈ कि मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हो आग मेरे सीने में सही, हो किसी के भी, पर ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। क्रांतिकारियों के जीवन की जदों भी गल हुंदी है, शहीद आजम भगत सिंह होनी 25-30 मुंडियां दा एक ग्रुप सी। ऐसे तरह जो एक बारी इकट्ठे होए उस वेले कामरेड उन्होंने कहा जाता सी, कम्युनिस्ट धारा नाल संबंध रखते सी। कामरेड का मतलब होंदा साथी, फ्रेंड, मित्र, वीर, भरा। भगत सिंह नौजवान एसोसीएशन के प्रधान सी। भगत सिंह इसे तरह जो भाषण दे रहे सी तो उन्होंने कहा, मुंडियो गल सुनो, आपां नूं आज़ादी ही नहीं चाहिए। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਚੌਂਕ ਗਏ। ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਈ ਦੱਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਟਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ मायने च आजादी का मतलब की है। भगत सिंह ने कहा, मैं मुल्क नूं उस दिन आजाद मनूंगा जिस दिन बट्टा ते काम करने वाला किसान, फैक्ट्रियां ते काम करने वाला मजदूर चैन दी साह लै पाउणगे। मेरे लिए आजादी बुराइयां तो होनी चाहिए आ, मेरे लिए आजादी बीमारियां तो होनी चाहिए आ, मेरे लिए आजादी जातिवाद तो होनी चाहिए आ। भगत सिंह ने कहा कि गोरियां नूं अज दबल के भज देंगे फिर काले आ जाएंगे। मगर असली जो लड़ाई आ वो आजादी के वास्तविक मायने की है। जो आजादी उन्होंने लड़ी, जिस आजादी की गल भाई भगत सिंह ने कही सी, वो चिंगारी अज भी उस तरह चली आती है। शहीद आजम सरदार उधम सिंह जिन्हां दे शहीदी दिहाड़े लई अज आपां इत्थे इकट्ठे होए हैं, उन्हां दी जेब दे विच हमेशा सरदार भगत सिंह दी फोटो मौजूद रहिंदी सी। भगत सिंह नूं अपना वो रोल मॉडल मानते सी। जदों बहस हो रही सी उन्हां नूं सजा मुकर्रर करन लई जज ने पूछया कि तेरे पिस्टल दे विच 6 गोलियां सी, तू 2 चलाइयां। इतिहासकार वर्णन करदे 2 गोलियां चली, भी बाकी 4 मार के तू भज भी सकता सी। सरदार उधम सिंह जी ने जवाब दिता कि साडी हिंदुस्तानी सभ्यता, साडी हिंदुस्तानी संस्कृति सानू दुश्मन का पीछा करने लई 7 समुंदर पार करना तो सिखाउंदी है, पर पिठ दिखाउणा नहीं सिखाउंदी। अगर मैं बाकी दियां गोलियां भी चला दिंदा, उत्थे बच्चे भी मौजूद सी, उत्थे मातावां भैणां भी मौजूद सी, ते मैं इदां दा पाप नहीं कर सकता। यही पाप तो माइकल ओडवायर के कहने ते जनरल डायर ने कीता सी, जिस नूं खत्म करने दे लई मैं 7 समुंदर पार आया, ते तुसीं चाहुंदे हो मैं इदां दा कर दूं। बाद जज ने कहा, जूरी के किसी मैंबर ने कहा कि तू भज जांदा तां इंडिया जाके 500,000 उधम सिंह तैयार कर लेंदा। उधम सिंह जी ने जवाब दिता, आंदा जी गल तां तुहाडी ठीक है, पर मैं जिस दिन फाहे चढ़ूंगा, तुहाडी गोरी सरकार जिस दिन मैनू फांसी लाऊगी, 500 नहीं, मैनू इस गल ते मान होगा कि इंडिया दे विचों 10,000 तो वध उधम सिंह पैदा होणगे। ऐदां दी महान सोच सी उस शख्स दी। भाई जी
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਜਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਪੱਧਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ਹੋਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਏਕਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਏਕਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣੀ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੈਂਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਚ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਸੇ ਦੀ ਬਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਸਰੋਕਾਰ ਸਿਰਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸ਼ੋਕ ਗਰਗ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੂਦ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਬਰੂਦ ਵਿਸਫੋਟ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਬਰੂਦ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸੂਬਾ ਮੁਖੀ ਸਟੇਟ ਚੀਫ ਬਈ ਰਾਜਪਾਲ ਗਰਵਾ ਜੀ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਈ ਰੋਹਿਤ ਗਰਵਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੋ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦੇ ਅਜੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ। ਬਾਈ सभी समाजी साथियों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। और भारत देश के अंदर जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन रोहित आजाद उर्फ रोहित गरवा, जो छोटा सा कारवा लेके चला था, हरियाणा के अंदर 22 के 22 जिलों के अंदर हमारी एक टीम बहुत कार्यशील काम कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप गांव पोरका के वासी बहुत ही भाग्यशाली है कि आज हमारे योद्धा क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह जिनकी शहीदी दिवस मनाने का आपने उनको आज याद किया, ताकि ये हमारे बच्चे, जो नौजवान, जो युवा साथी है, इनको भी पता लगना चाहिए कि हमारे इस देश में कितने क्रांतिकारी योद्धा पैदा हुए थे। कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, अभी से क्या बताए ऐ आसमां क्या हमारे दिल में है। वक्त आने पे तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे और इन बेईमानों का राज बदल देंगे। हमारे भारत देश के अंदर एक सबसे बड़ी जो गंदी बीमारी है वो है जातिवाद बीमारी, जो सबसे भयंकर बीमारी है। इसके आगे बड़ी बड़ी बीमारियां भी परस्त हो चुकी है। सबसे जो बड़ी बीमारी है जातिवाद की बीमारी है। जब तक इस देश से, भारत देश से जातिवाद का जहर जो नहीं निकला, तो बड़े बड़े जो योद्धा है, जो क्रांतिकारी साथी हुए, आज जातिवाद के अंदर हमें बांट के छोड़ दिया गया। हम आज गांव पोरका के अंदर इकट्ठा हुए और मैं कहना चाहूंगा कि जाट से लेकर बाहर तक 6743 जातियां जो इस देश के असली मूल निवासी है, इस देश का हमारा खून बहा है, पसीना बहा है, किसी ने हल चलाए हैं, किसी ने हर जगह अपना काम किया है, औजार बनाए हैं, चाहे वो किसी जाति से संबंध रखता हो, लेकिन हमें एक जातियों में बांट के बंटवारा कर दिया गया। और जब से मैं कोई राजनीति या कोई नेता तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी जब से ये मनोवादी सरकार सत्ता के अंदर आई है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, ये इनके मुद्दे हैं। भाई को भाई से लड़वा दिया, बेटे को बाप से लड़वा दिया,
इनके पास शिक्षा, हॉस्पिटल, बेरोजगारी ये मुद्दे नहीं है इनके पास। हक हमारा अधिकार है। आज बड़े बड़े पदों पे बड़े बड़े लोगों के बच्चे वहां पे लगाए जाते हैं, लेकिन इस देश की व्यवस्था देखिए, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। क्या आप नहीं चाहते इस व्यवस्था परिवर्तन हो? इसलिए जो ये क्रांति की जो चिंगारी चली है, हमारा मेन मकसद हमारी किसी धर्म के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं है, हमारी कोई किसी जाति के खिलाफ लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जो ये व्यवस्था कर रखी है कि आज अडानी अंबानी का बेटा जो कुछ है वही करेगा। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। हमारी लड़ाई सिर्फ यही लड़ाई है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया था कि राजा के घर से राजा पैदा नहीं होगा, एक घास खोदने वाले के घर से भी MP MLA बन जाएगा। तो ये क्षमता आपकी है। आपको वोट का जो अधिकार देके गए, आप अपना वोट इलेक्शन के टाइम पौवे बोतल में बिक जाते हो, 1000, 1500, 2000 में बिक जाते हो। अपने वोट की कीमत को आपको नहीं पता, अपने वोट की कीमत की वैल्यू क्या है। जब आप पे अत्याचार होते हैं, आप सो रहते हो, आपकी बहन बेटियों के साथ बसों में, मंदिरों में रेप तक जैसी घटनाएं हो जाती है, लेकिन आप सो रहते हो। आपके साथ आप किसान भाइयों की फसल आय दुगने की बात करते हैं, लेकिन फसलों के दाम नहीं मिलते, फिर भी आप सो रहते हो। लेकिन जब भी इलेक्शन का टाइम आता है, जब नेता लोग आते हैं, आपको लॉलीपॉप देते हैं, आपको लैपटॉप का लालच देते हैं, आपको कर्जा माफी का लालच देते हैं, तब ये लोग जागते हैं। जागते कितने? सिर्फ 2 महीने के लिए, फिर ये 5 साल के लिए फिर ये सो जाते हैं। अभी पीछे कुछ किसान भाई हाथ में डंडा और झंडा लिए एक आंदोलन कर रहे थे। मैंने पूछा ये लड़ाई किस लिए आप लड़ रहे हो? बोले अपने हक और अधिकार के लिए। लेकिन आपने जो पार्टी का झंडा लिया है, आप लड़ाई उसके लिए लड़ रहे हो। और जिस दिन मेरा किसान भाई, जिस दिन मेरा समाज के लोग, जिस दिन मेरा आदिवासी पिछड़ा दलित भाई अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा, उस दिन वो दूर नहीं, आपको अपना हक और अधिकार मिलेगा। और हक अधिकार मांगने से नहीं मिलते, हक और अधिकार छीनने पड़ते हैं। तो मेरे भारत देश के सोए हुए लोगों, आप जाग जाइए। अगर बच्चा भी ना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। इसलिए अपने हक अधिकारों के लिए लड़िए, आवाज उठाइए। जो बोलता है उसके बेर बिकते हैं और जो नहीं बोलता उसके सेब भी सड़ जाते हैं। ये अपने दिमाग में डाल लीजिए, हमारी लड़ाई अपने हक अधिकार की लड़ाई है। अगर हमने उद्देश्य ही हमने कुछ नहीं करना, एक पशु के समान जिंदगी जीनी है, तो फिर व्यर्थ है हमारी इंसानियत की जिंदगी। लोग आज इंसान को मार के धर्म जिंदा रखते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई है कि धर्म को मार के पहले इंसानियत जिंदा रखी जाए। हमारी लड़ाई इंसानियत को जिंदा रखी जाए, वो लड़ाई है। तो साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि कहीं भी कोई अत्याचार होता है, किसी किसान भाई की आवाज को दबाया जाता है, या मेरी बहन बेटियों की आवाज को दबाया जाता है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, उसके लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से मैं आपसे वादा करता हूं कि आप एक बार आवाज लगाइए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का वादा करते हैं। हमारी बहन बेटियां घरों से बेवकूफ, जब मर्जी निकले, उनके अंदर डर का माहौल ना हो, ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं हम। तो आपके बारे में मैं दीपक भाई अरोड़ा जी, जो इलाहाबाद से जो इन्होंने ट्रस्ट चला रखा है भगत सिंह के नाम से, बहुत ही अच्छे इंसान। कोरोना की जो महामारी थी पीछे, इन्होंने बहुत लोगों की मदद की, और दिल खुश होता है जब ऐसे हमारे साथी युवा नौजवान साथ, इनके जसविंदर सिंह जी, विनोद जी, भाई संदीप गाबा जी, बहुत से क्रांतिकारी साथी, एक जुनून था, एक नशा था कि हमें कुछ करना है। ये कोई जाति को लेके नहीं चले, उसमें हर जातियां थी, हर की हेल्प की, चाहे वो किसी जाति से था। जब तक हम ये मानसिकता हमारी रही जातिवाद की, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये दिमाग से जो अपने भरा हुआ है कचरा, उसको बाहर निकालिए और एक मानवता जिंदा रखिए। और जो समाज, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो इतिहास नहीं लिख पाती। इसलिए अपने समाज
और अपने कौम के लिए आवाज उठाइए। और जो आवाज नहीं उठाते वो सिर्फ लाशें उठाते हैं और लाशें उठाते आ रहे हो आप। अगर थाने के अंदर चले जाओ, मेरा किसान भाई थाने के अंदर चला जाएगा तो एक हवलदार उसको रो मार के झाड़ के बाहर निकाल देता है, डरता भी जरा एफआईआर तक नहीं करने देते हो। क्यों भाई? वो हमारी खून पसीने की कमाई से नौकरी कर रहा है, हम उसके खिलाफ एक्शन लो, उसको चेताओ। हम न्याय चाहिए। कहीं भी किसी भाई के साथ अन्याय हो रहा है, किसी किसान के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसका साथ दीजिए, उसका सहयोग दीजिए। कि पड़ोसी के घर में आग लगी है ना, हम फोटो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आज पड़ोसी का घर जल रहा है, ये लपटे आप तक भी आएगी। कि पड़ोसी का जो घर जल रहा है, ये लपटे आप तक भी आएगी। कभी आपने कसाई की दुकान पे देखा होगा कि मुर्गे के बच्चे उस पिंजरे में रखे होते हैं, जिस मुर्गे को निकाला जाता है वो मुर्गा चिल्लाता है, बाकी मुर्गे दाना चुगने में मस्त रहते हैं। वो भूल जाते हैं कि अरे बारी तेरी भी आएगी भाई। अगर मरना ही मुकद्दर है तो लड़के मरेंगे, जीत गए वतन मुबारक, मर गए तो कफन मुबारक। ऐसी क्रांति पैदा करो, ऐसा जोश, ऐसा होश जुनून पैदा करो, डर डर के माहौल से बाहर निकलिए। साथियों, हम ये चाहते हैं कि शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह पड़ोसी के घर से जन्म ले लें। ऐसा नहीं होगा। 23 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह क्रांतिकारी योद्धा, आज नाम चलता हूं। कुछ करने का जुनून था, कुछ जज्बा था। अभी जो मेरे पहले वक्ता है उन्होंने शहीद उधम सिंह जी के बारे में बताया आपको, एक बहुत क्रांतिकारी योद्धा हुए। और जब वहां के कानून ने जब उनको ये बोला कि आप भाग सकते थे, आप यहां से निकल सकते थे, लेकिन फिर भी वो वहां से नहीं भागे। बोले आज अगर मैं यहां से भाग गया तो मेरी गिनती कायरों में होती, लेकिन अब मेरे जाने के बाद पता नहीं कितने उधम सिंह पैदा होंगे। तो साथियों, मैं आपसे युवा जो नौजवान साथी हैं उनसे यही अपील करना चाहता हूं कि अपने हक अधिकारों के लिए लड़िए। अपने हिस्से की जो रोटी है वो कोई और खा रहा है, तो क्या हमारा मकसद नहीं हम भी किसी के लिए लड़ें, कुछ करें? अपने जो हक अधिकार दूसरे खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? क्या हमारा अधिकार नहीं है? क्या हमारा हक नहीं है? मैं एक छोटा सा आपके समक्ष एक वाक्य रखूंगा। जंगल की आग, लगभग आपने सुनी भी होगी कि एक जंगल था, एक जंगल में आग लगी तो सभी पशु पक्षी वहां से निकलने लग गए, लेकिन एक चिड़िया ने साहस किया, नदी किनारे अपनी चोंच से पानी भर भर के उस आग को बुझाना चाहा। तभी एक बंदर हंसने लगा, बोला मूर्ख चिड़िया, एक तेरी छोटी सी चोंच से क्या ये जंगल की आग बुझेगी? तो चिड़िया ने जवाब दिया, बोले मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तू है बंदर। ये जंगल, ये भारत देश जिसके अंदर हम पले बड़े, हमारे दादा परदादा, बच्चे खेले, बूढ़े सब हुए, ये भारत देश के अंदर जो जातिवाद की जो आग लगी हुई है, ये आज नहीं तो कल बुझे ही बुझेगी। और जब इतिहास लिखा जाएगा उस टाइम तेरा तो आग लगाने वालों में नाम आएगा और मेरा आग बुझाने वालों में नाम आएगा। तो ये तय आपने करना है कि आप आग बुझाने वालों में से होंगे या आग लगाने वालों में से होगा। तो देश के लिए हमें एक जोश, एक जुनून होना चाहिए कि इस मिट्टी से हमें प्रेम और प्यार होना चाहिए, जैसे शहीद उधम सिंह को था कि जलियांवाला बाग के अंदर बेखौफ अंग्रेजी शासन ने गोलियां दागी, उनके दिल में उस टाइम छोटी कच्ची उम्र के अंदर उनसे देखा नहीं गया और एक प्रण लिया कि जनरल डायर की छाती में गोली ना मारूं तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। ऐसा प्रण लीजिए अपने कौम के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। आने वाला वक्त आपका होगा। तो मैं अपनी इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, शहीद उधम सिंह अमर रहे। और जितने भी क्रांतिकारी साथी यहाँ पे साथी हैं, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जो 20 या 22 जो मेंबर बने हैं, वो साथी यहाँ पे आ जाए स्टेज पे। काफी वक्ताओं ने बताया और बड़ी डिटेल से आपके बीच में ये जब बातें रखी तो आपने इन बातों पर ध्यान देना है। तो मैं कम समय में आपसे माफी चाहूंगा कि क्रांतिकारी मरते नहीं दफनाए जाते हैं,
क्रांतिकारी मरते नहीं दफनाए जाते हैं, अगर कब्र खोद के देखोगे तो जिंदा पाए जाते हैं। तो इनके साथ ही आपका एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद, सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत। जय भीम, जय भारत। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਬਾਈ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਪਾਉਣ। ਬਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੋੜਕਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਜੀ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਜੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੀ ਸੱਚਾਈ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਕੀ ਨੇ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੱਕ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਖਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਆ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੱਛੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 4 ਰੋਜ਼ਾ ਉਹ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੀ ਆਪਦਾ ਡੰਗ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ। ਇੰਨਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਜੋ ਆ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੋਂ ਲੰਘੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੱਛੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘਟੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਘਟੀਆ ਦੇਸ਼ ਆ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜੀ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਘਟੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਈ, ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਮਾਲਕੋ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੂ। ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਈਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ,
ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਜੋ ਸਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਸੁਣੀ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪਾਰਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੀ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਰਿਵਾਲਵਰ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ। ਇਹ ਸੀ ਬਦਲਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣਾ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸ਼ਿਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਚਾਲਕ ਮਾਸਟਰ ਸਪਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰਨੀय ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਆਪਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ। आदरणीय चीफ गेस्ट के रूप में विराजमान हमारे दीपक भाई जी, ग्रामवासियों व प्यारे बच्चों, आज सभी को सबसे पहले शहीद उधम दिवस की इस शहीदी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। तो आज बड़ा ये मन खुश हुआ कि आज हमारे पोड़का गांव में शहीद उधम दिवस जयंती मनाई जा रही है। तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। दीपक जी अरोड़ा व गणमान्य का सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ, और जो ये क्रांति का आगाज़ किया है उस टीम को मैं दिल से सलाम करता हूँ। इस गांव को इस तरह के क्रांतिकारियों की सख्त ज़रूरत है। ये गांव हर तरह से पिछड़ा हुआ है। आज जब से मैंने सुर्ख संभाली है उस टाइम से मैं ये बात सुनता आ रहा हूँ कि हमारे गांव में 10+2 का स्कूल बनेगा। हर सरकारों ने हमें दिलासा दी है, हर सरपंच ने हमें दिलासा दी है, हर चेयरमैन ने हमें दिलासा दी है। क्या हम कभी 10+2 का स्कूल हमारे जीते भी देख पाएंगे? ये जो क्रांतिकारी सदस्य है, मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। इसकी नैया ये ही पार लगा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव पोड़का मेरा सपना कैसा हो। मेरा सपना ऐसा है कि यहाँ से जो 10+2 स्कूल नहीं बनता है तो यहाँ से जो लड़कियाँ एलनाबाद पढ़ने जाती है उनके लिए इस क्रांतिकारी से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उनके लिए यह क्रांतिकारी एक बैन की व्यवस्था करे। उसके लिए जो सहयोग मुझे दिया जाएगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। यह क्रांतिकारी एक ऐसी क्रांति का आगाज करे कि जो सरकारी हॉस्पिटल है वो उप स्वास्थ्य केंद्र, नाम का उप स्वास्थ्य केंद्र है। यह क्रांतिकारी इस चीज का आवाज करे कि यहाँ हफ्ते में 1 दिन MBBS डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। मैं इन क्रांतिकारियों के जज्बे के साथ मैं हर समय कंधे से कंधा मिला के चलने को लिए तैयार हूँ। यह क्रांतिकारी मेरे गांव के किसानों के लिए एक ऐसी व्यवस्था करे जो हिसार यूनिवर्सिटी से डॉक्टर आके हमारे गांव की उपजाऊ भूमि के जमीन की जांच करे, अच्छा से अच्छा बीज सब्सिडियों पे मुहैया कराए। मैं ऐसी क्रांतिकारियों सदस्यों से अपील करना चाहता हूँ। मेरे दबे हुए बहुत से जख्म हैं। मैं हर सरकार से देखा है, दिलासा के अलावा कुछ नहीं है। पीछे से मैंने एक 10+2 के स्कूल की फाइल के बारे में जिक्र किया तो चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आया। बहुत दुखी हुआ। दुखी होते हुए मैंने एक फेसबुक पे अपलोड कर दी तो उसमें किसी सदस्य का फोन आया कि यह हमारे सरकार की बेइज्जती है, आप एक बारी हमें मौका दो, अगली बार हम चंडीगढ़ जाएंगे, जरूर करेंगे। हालांकि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 10+ स्कूल की दिलासा के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे सिरसा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहां तक फाइल भी नहीं पहुंची है। ये मैं खुद आज से 4 दिन पहले जाके पता करके आया हूं। क्या हम
देख पाएंगे कि हमारे बच्चे 10+2 पोड़का में पढ़ पाएंगे? कभी नहीं देख पाएंगे। ये देख पाएंगे तो ये जो जज्बाती क्रांतिकारी संगठन इकट्ठा हुआ है ये कर सकते हैं। और मैं इनसे देखना चाहता हूं कि मेरे सपने का गांव पोड़का ऐसा हो। हर किसान भाई लगभग कर्जाउत है। क्यों है कर्जाउत? कि कभी हिसार यूनिवर्सिटी का कोई डॉक्टर आके हमारे गांव का पानी चेक नहीं करता। हिसार यूनिवर्सिटी का आके कोई भी डॉक्टर हमारी गांव के किसानों की फसल चेक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या हम उस जो जहां डॉक्टर जाते हैं उनसे अलग हैं? हमारे वोट की कोई कीमत नहीं है। ये सभी शब्द मैं ये जुम्मा है जो इस क्रांतिकारी संगठन को देना चाहता हूं और इनके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के चलना चाहता हूं। और ज्यादा मैं कुछ शब्द नहीं बोलूंगा। और शहीद उधम सिंह जी के जो ये शहीदी दिवस बनाया है इस सभी संगठन को एक बारी फिर तो बाई जी हुणां दा ताड़ी मार के तुसीं फिर तो स्वागत कर दिओ। मैं सरदार रेशम सिंह खालसा जी नूं सदा देना चाहूँगा कि वो साडे मुख अतिथि भाई दीपक अरोड़ा जी नूं ਸਰੋਪਾ पा के उन्हां दा स्वागत करन। पिंड दी पंचायत वल्लों साडे युवा क्लब वल्लों उन्हां दा बनदा होया सम्मान करन। भीम आर्मी के प्रदेशाध्यक्ष भाई गरवा जी मैणा खेड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद खालसा जी। और कुछ के विचारां च झलकदे हैं। तुसीं यकीन मनोगे सरदार उधम सिंह दे बारे बड़ी फखर की गल सी साडे लई। सरदार उधम सिंह बचपन में बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं पूरी मेरे ग्रामवासी स्टेज पे आए हुए दीपक जी अरोड़ा उनके साथी सभी का तहे दिल से इस शहीद उधम सिंह की शहीदी दिवस पर बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो हर साल आने वाले समय में हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये करेंगे आप नौजवान साथियों की सहयोग से, मेरे जो बुजुर्ग बैठे हैं उनके सहयोग से, पूरे गांव के सहयोग से, सभी के सहयोग से। दीपक जी ने आपको बहुत ज़्यादा बातें बता दी है शहीद उधम सिंह के बारे में, बहुत ज़्यादा बातें बताई है। फिर भी मैं आपको कुछ कुछ बातें मैं बता देता हूँ कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उस टाइम रियल में उनकी उम्र 11 साल की थी। उस टाइम वो उसी जलसे में मौजूद थे। उन्होंने सोच लिया था, एक ठान लिया था, एक निर्णय लिया था कि आज ये जो हत्याकांड हुई है इस दायर में जो करवाया इस दायर को एक दिन मैं गोली मारूंगा। उसके बाद में उन्होंने वहाँ से ये एक निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद में उन्होंने कारपेंटर का काम शुरू कर दिया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। उनके जो फादर साहब थे तो उनकी छोटी सी उम्र में उनके देहांत हो गया था। उनके फादर साहब, उनके बड़े भाई भी थे, कुछ समय के बाद कुछ बीमारी की वजह से उनका भी देहांत हो गया था। तो उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक कारपेंटर का काम किया। उसके बाद में वो अमेरिका गए और अमेरिका जाने के बाद में उन्होंने एक होटल में भी पानी पिलाने का काम किया, पानी पिलाने का काम किया। तो उसके बाद में जब उन्होंने पानी पिलाने का काम किया तब अमेरिका गए थे। उस टाइम उनको 21 साल लगे थे अमेरिका जाने में। कितने साल लगे थे? 21 साल लगे थे। तो लंदन के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग थी। जनरल डायर को वहां सम्मानित करना था कि आपने जो भारत में एक बहुत बड़ा नेक काम किया है। तो उस जलसे के अंदर हमारे शहीद उधम सिंह जी वहां पहुंच गए थे। जब वो लोगों को संबोधित करे तो बीच में खड़े होकर के बिल्कुल स्टेज पे जाकर के उधम सिंह जी ने जनरल डायर को 3 गोलियां मार दी। 3 गोलियां मारने के बाद में जो अधिकारी जो स्टेज पे खड़े थे वो भी देख करके घबरा गए कि ये पर्सन जो सामने से पीछे से खड़ा होकर सामने स्टेज पे आता है 3 गोलियां मारता है, भागा नहीं है और वहीं खड़ा है। तो वो भी डर गया शायद कि मेरे को भी गोलियां ना मार दे। तो जनरल डायर ने गोलियां मारने के बाद में शहीद उधम सिंह ने कहा कि मैं आपको गोली नहीं मारूंगा, मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी दुश्मनी डायर से थी क्योंकि इन्होंने 1919 के दिन 3000 मेरे क्रांतिवीर और मेरे भारतीय नौजवान मारे थे। मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। उसके बाद में उन पर मुकदमा चलाया गया, फांसी की सजा दी गई थी।
तो जब वो जो जज थे उन्होंने उनके सामने पेश किया, जज से पूछा गया, जज ने पूछा कि जब आपके पास वक्त था आप भाग सकते थे। बोले मैं भागने वालों में नहीं था। आप पता है मैं कहाँ का हूं? मैं भारत का उस मिट्टी से मैंने जन्म लिया है जिसके नौजवान कभी पीठ दिखा के नहीं भागते। मुझे फांसी दीजिएगा, और मुझे फांसी जब दो तो मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद अपने फंदा अपने गले में लटकाऊंगा। और रियल में उनका वजन 4 किलो उस टाइम बढ़ गया था। आजकल हम लोगों के अगर बुखार हो जाए तो हमारा वजन घट जाता है, लेकिन वास्तव में उनका वजन 4 किलो बढ़ गया था। ऐसे वो जुबान थे। उन्होंने पर्ण लिया था, जब गोली मारी थी तो उस टाइम बोला थी मेरा आज 21 साल बाद मेरा पर्ण पूरा हो गया। मेरा एक ही नीचे था, एक ही निर्णय था कि मैंने जनरल डायर को गोली मारनी है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आने वाली जो पीढ़ी है उनको हमारा जो इतिहास है उसके बारे में समझाएं कि हमारी आज़ादी में किन किन लोगों ने सहयोग दिया था। अगर वो उस टाइम हमारा सहयोग नहीं देते तो आज हम शायद आज़ाद नहीं होते।